नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जहां पर एबीवीपी ने 3 सीटों पर अपना परचम लहराया और एनएसयूआई को 1 सीट से संतुष्टि करनी पड़ी है। ऐसे में तमाम मुद्दे रहे छात्रों के बीच में, सभी दलों ने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन जो एक बड़ी बहुमत और बड़ा मैंडेट एबीवीपी के हाथ लगा और इसी जीत के बाद क्या उत्साह रहा है, कैसा पूरा सफर रहा और अब तक क्या कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, आगे क्या मुद्दे रहेंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस बार डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद में विजयी होने वाले आर्यन मान जी मौजूद हैं। आर्यन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हर एक पहलू पर आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले शुरुआत में आपसे इसी सवाल के साथ करना चाहूंगी, कैसा रहा ये सफर? डूसू चुनाव की जब घोषणा होती है, आपके नाम का ऐलान होता है और उसके बाद जीत तक का स्वाद चखना। जी, मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि जब जीत का ऐलान हो गया, मैं उस समय अंदर था, मतलब मेरे से अपनी खुशी दबाई नहीं जा रही थी और मैं इतना खुश था। बाहर आया, मैं अपने परिवार वालों से मिला, मैंने अपने परिवार वालों को बड़ा गले लगा और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा था और वो सपना मेरा पूरा हुआ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनूं। आर्यन जी, इस बार जब चुनावों का ऐलान होता है तो हमने देखा कि एनएसयूआई ने देखा कि 17 सालों बाद हमने देखा कि महिला उम्मीदवार उतारा और इसी लिहाज से कैंपेनिंग की गई कि एक ऐसी कैंडिडेट उतारी जा रही है जो महिलाओं के हित में काम करेगी और तमाम तरह के दावे किए गए। एक तरफ जोशली नंदिता चौधरी थी, एक तरफ आर्यन मान थे। तमाम ऐसे वादे हुए, वो वाद विवाद हुआ, लेकिन जब अध्यक्ष पद की लड़ाई पर आपको एक महिला उम्मीदवार की चुनौती मिली, तो ये चुनौती कितनी कठिन आपने मानी और कैसे उस चुनौती से पार पाया? मेरे को अपने आप पे बहुत भरोसा था क्योंकि मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा था, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहा था, तो मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे सामने कोई कंपटीशन है। मैंने अपने ग्राउंड की टीम पे मेरे को अपनी ग्राउंड की टीम में पूरा भरोसा था, अपने संगठन पे पूरा भरोसा था। साथ ही साथ जितने तमाम मेरे परिवार के लोग थे, साथ ही साथ जितने अन्य लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे को उन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और भरोसा भी था कि हाँ, मैं चुनाव जीत जाऊँगा। और रही बात, अगर एनएसयूआई ने 17 साल के बाद कोई छात्रा कैंडिडेट को नहीं उतारा, उन्होंने 2019 में भी एक छात्रा को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। ये सब गलत बात है कि वो 17 साल के बाद कोई महिला छात्र एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी छात्राओं के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम छात्राओं की बात नहीं करते। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के भी देखोगे तो हमारी कोई भी छात्रा अभी तक नहीं हारी होगी जिसको एबीवीपी की तरफ से डूसू लड़ाया गया। बिल्कुल। अब इस चुनाव में पूरी कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपकी प्राथमिकताएं समझना चाहूंगी कि जीत दर्ज करने के बाद 1 साल तक का सफर, क्या कुछ आपने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है? क्या करेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए? सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के हाथ में मेट्रो पास लाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अन्य राज्यों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। तो हमारी ये मांग है कि स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो में कंसेशन हो, तो उसके लिए हम मेट्रो कंसेशन पास स्टूडेंट्स के लिए जल्द से जल्द चालू करेंगे। जब चुनाव हो रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह से चाहे एबीवीपी की तरफ से हम बात करें, चाहे एनएसयूआई की तरफ से बात करें, बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतारे गए। संजय दत्त से लेकर चाहे हम मासूम शर्मा की बात करें, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं। एनएसयूआई ने एबीवीपी पर आरोप लगाया कि बॉलीवुड तक को एबीवीपी ने उतार दिया है। इन कंट्रोवर्सीज के बीच में 3-1 से जीत दर्ज करना और छात्रों तक आप लोगों ने कैसे इस संदेश को कन्वे किया कि ये जो कैंपेनिंग हो रही है इसमें किसी भी तरह की प्राथमिकताओं की हम बात करें, चाहे पॉलिटिकल फेसेस की बात करें, बॉलीवुड फेसेस की बात करें, क्या कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? जैसे उन्होंने नाम लिया संजय दत्त जी का, मासूम शर्मा जी का, तो उनके हमारे परिवार से काफ़ी पुराने संबंध हैं, पिछले 5-6 साल से संबंध है। तो उनको पता चला कि उनका भाई और उनका भतीजा चुनाव में उतरा है तो वो बड़े खुश हुए।
संजय दत्त जी ने तो वीडियो बना के भेजी और मासूम शर्मा जी हमारे कैंपेन में रहे, मेरे को एज अ छोटे भाई की तरह मेरे को कैंपेन कराया, मेरे की मदद करी, मेरे को गाइड भी करा। तो उनकी तरफ से तो आरोप थे, बट हमें बताया कि हमारे पारिवारिक संबंध थे। साथ ही साथ अब की बार NSUI के पास कोई विजन नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि आरोप लगा के किसी को भी डिमोटिवेट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हम मजबूती से रहे, हमने मजबूती से काम करा, मजबूती से स्टूडेंट्स के बीच में गए, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई और स्टूडेंट्स ने भरोसा जताया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और मेरे को 16,000 प्लस वोटों से विजयी बनाया। बिल्कुल। इसके अलावा आर्यन जी, क्योंकि हमने देखा था कि अब से चुनाव से कुछ दिनों पहले एक मुद्दा था वेज और नॉन वेज का, जिसको लेकर विवाद छिड़ा था। उसको लेकर कई तरह की मांग भी उठी थी कि वेज अलग होना चाहिए, नॉन वेज खाना अलग होना चाहिए। अब जब आप लोग चुनाव जीत गए हैं और एक बड़ा मैंडेट मिला है, 3-1 का मार्जिन है, सीटें आपके पास में हैं, तो इस मुद्दे पर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? इस मुद्दे पर हमारी तरफ से ये बात रहेगी कि हर कॉलेज कैंटीन में, हर हॉस्टल कैंटीन में एक अलग किचन हो, अलग यूटेंसिल और वेसल्स हो, कि नॉनवेज खाना अलग बने और वेज खाना अलग बने। यूनिवर्सिटी में हर तरीके का स्टूडेंट आता है, हर तरीके का टेस्ट होता है, हर तरीके का स्टूडेंट की अलग अलग मांगे होती है कि उसको किसी तरीके का खाना पसंद है, किसी को वेज खाना पसंद है, किसी को नॉन वेज खाना पसंद है। तो उसके लिए हमारी तरफ से ये मांग रहेगी कि ठीक है, आप अलग से बर्तन और अलग से किचन करो कॉलेजेस के अंदर, जिससे स्टूडेंट्स को, कोई भी वेज स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो नॉन वेज से। हमारी अब की बार यही मांग रहेगी। एक मुद्दा और है, जेंजी का मुद्दा। हमने देखा कि किस तरह से बढ़ चढ़कर हम देख रहे थे कि जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा, और दूसरे चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो वहां पर इस जेंजी के मुद्दे को जोड़ा जाता है कि भाई जेंजी ने ABVP को चुना है और जेंजी ने अपना मन बना लिया है कि किसको सत्ता में काबिज करना है। जेंजी का मुद्दा कितना अहम हो जाता है जब हम छात्र संघ चुनाव की बात करते हैं, नतीजों की बात करते हैं, छात्रों के हित से जुड़ी हुई बात करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं? अब की बार जेंजीज ने दिखा दिया कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। पहले हमारी PU में जीत हुई, PU का अध्यक्ष हमारा जीता। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम 3-1 से विजयी रहे और साथ ही साथ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कल चुनाव हुआ, वहाँ पे भी हम क्लीन स्वीप करा, 7-0 से विजयी रहे। तो जेंजी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तमाम अलग अलग राज्यों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, साथ ही साथ वो देश हित के लिए है, देश हित की सोच है और उनके बीच उनके मन में देश हित के लिए समझ है और वो देश हित के लिए खड़े हैं। लगातार जब देखिए काउंटिंग हो रही थी तो तमाम कार्यकर्ताओं के ABVP के जो रिएक्शंस आ रहे थे उसमें दावे ये किए जा रहे थे और एक उत्साह था कि हम क्लीन स्वीप देंगे। लेकिन जब नतीजे आते हैं, रुझान जब नतीजों में तब्दील हुए, तो हमने देखा कि एक सीट ABVP के हाथ से गई है और NSUI के हाथ लगी है। उस एक सीट के बारे में क्या मानते हैं आप कि कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं वो सीट आपके हो पाई? हम सिर्फ एक सीट से पीछे रहे। उस सीट का मेरे को बड़ा दुख है कि मेरा भाई नहीं जीत पाया। उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जितनी भी तमाम टीम है उसके ऊपर एनालिसिस करेगी कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम मजबूती से चीज़ें कर सकते थे कि हम ये सीट भी जीत जाते। इसके अलावा आर्यन जी, क्योंकि हमने देखा कि जब कैंपेनिंग हो रही थी तो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से कितनी ज्यादा आउटरीच बनाने की कोशिश की गई। नंदिता जोशलीन चौधरी जिन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाए थे, यहाँ पर वाद विवाद भी हुआ, शराब की बोतलें तक फोड़ी गई और तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रहे हैं जो ABVP ने छात्रों के दिल तक बैठाए हैं? सबसे पहला मुद्दा था मेट्रो कंसेशन पास, कि स्टूडेंट्स को मेट्रो कंसेशन पास की सख्त ज़रूरत है, तो हमने उसके लिए आवाज़ उठाई। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा था, आज के टाइम इंडिया डिजिटल हो चुका है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडियाज़ में, फिर भी उसमें वाईफाई नहीं था। काफ़ी कॉलेजेस में, कैंपस में, डिपार्टमेंट में आज भी वाईफाई नहीं है। हमने उनके लिए आवाज़ उठाई। साथ ही साथ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि स्टूडेंट्स फीस, बट फिर भी कॉलेज के अंदर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। और रही बात फीस हाइक, बट काफ़ी कॉलेजेस में फ़ीस बहुत नेक्स्ट लेवल पे हाइक पे है। जैसे मेरा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ हंसराज कॉलेज में, तो मेरे कॉलेज की फ़ीस थी 21,000 रुपये। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैंने तमाम अपने जूनियर स्टूडेंट से पूछा कि आपकी आज के समय फ़ीस कितनी है, तो उन्होंने बताया 30,000 के लगभग फ़ीस है।
तो हमने फीस हाइक के लिए भी आवाज़ उठाई और 16 दिन का प्रोटेस्ट भी करा, जिस दिन में 2 दिन की भूख हड़ताल भी थी और उस भूख हड़ताल पे मैं भी बैठा, 2 दिन तक भूख हड़ताल करी मैंने। और जब हमने भूख हड़ताल करी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे आगे घुटने टेक दिए और हमारी मांगों के लिए राजी हुए और हमारी हमारी मांगें पूरी करी। मेट्रो का मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि 1 साल के इस कार्यकाल में छात्रों को आप लोगों की ओर से ये खुशखबरी और सहूलियत मिलेगी कि मेट्रो में कंसेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिल जाएगा? हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के हाथ में मेट्रो कंसेशन पास हो। हम 10 साल से संघर्ष कर रहे थे मेट्रो कंसेशन पास के लिए। कोई बोले कि हमारे को दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद मिले, पर पिछले 10 साल से छात्र विरोधी सरकार थी, तो उन्होंने हमारे सारी मांगों को इग्नोर करा, रिजेक्ट करा। बट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी दिल्ली में सीएम है, करंट सीएम है, वो पहले पूर्व में एवीपी की तरफ से डूसो में अध्यक्ष रही और पूर्व में एवीपी की कार्यकर्ता रही। तो उन्होंने स्वयं सिद्धा के मन से हम सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज करा कि वो जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए मेट्रो कंसेशन पास चालू करेगी। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इस साल मेट्रो कंसेशन पास स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द मिल जाएगा। आर्यन जी, कुछ हम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें तो इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजेस हैं। नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की दुनिया को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक दुनिया है जो ऑफ कैंपसेस में कॉलेजेस आते हैं। खास तौर पर मैं उन कॉलेजेस की बात करना चाहूंगी जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जैसे कि अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता, ये काफी ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर खासतौर पर क्योंकि लड़कियों के कॉलेज हैं तो यहाँ पर लड़कियां ही जाती हैं और एक बड़ी समस्या बनती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें बस की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, सुरक्षा के पुख्ता उस हिसाब से इंतजामात नहीं मिल पाते हैं। अब तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कदम नहीं उठाए गए हैं इस लिहाज से। क्या आप लोगों का ध्यान इस ओर भी है और इस लिहाज से भी कोई कदम, कोई प्लानिंग आप लोगों की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, हमारा इस तरफ पूरा ध्यान है कि पहले जो आउटर कैंपस होते थे वो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस से उतना कनेक्ट नहीं रह पाते थे, उनको ट्रैवलिंग में भी इश्यूज होते थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कई साल से मांग कर रहे थे DUU स्पेशल बस की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू कर दी है। हमने 25 DUU स्पेशल बस आज के समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू है। उनका रूट भी आ चुका है कि जो दिल्ली देहात के स्टूडेंट्स हैं, जो बॉर्डर के पार के स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी अपने घर से कॉलेज जा सकते हैं और कॉलेज से अपने घर विदाउट एनी हसल ट्रैवल कर रहे हैं DUU स्पेशल बस के द्वारा। साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, तो उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई और हम इस साल के टेन्योर में जो तमाम आउटर कैंपसेस की प्रॉब्लम है उनको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि NSUI के अंदर अंतरकलह थी, अंतरकलह का जिक्र मुझे लगता है आपको भी बखूबी मालूम होगा कि उमांशी लांबा भी टिकट की मांग कर रही थी। एक तरफ जोशलीन नंदिता चौधरी थी और उमांशी लांबा को टिकट ना मिलना, जोशलीन नंदिता चौधरी को टिकट मिलना, एक तरह से कहा जा रहा था कि नया ही चेहरा है। और अंतरकलह का फायदा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे कम जो वोट हैं अध्यक्ष पद पर ही NSUI में मिले हुए हैं, उसका भी एक बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि आपकी जीत को श्रेय जाता है? नहीं, उनके आपस के बीच में मुठभेड़ थे, ग्रुपिज्म के शिकार बने वो, जिस कारण उनको ये नतीजा मिला। पर साथ ही साथ हमने साल भर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मैं खुद साल भर स्टूडेंट्स के बीच में रहा। स्टूडेंट्स की समस्या ये थी, उन समस्या को सॉल्व करा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 16 दिन का प्रोटेस्ट भी करा। हमारी 4 प्रमुख मांगे थी। पहली थी फीस हाइक, दूसरी मांग थी हमारा हर कॉलेज में ICC कमेटी का गठन हो, तीसरी मांग थी 1 कोर्स 1 फीस फॉर ऑल PG कोर्सेज, और चौथी मांग थी सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन। उसके लिए हमने 16 दिन का प्रोटेस्ट करा और 2 दिन की भूख हड़ताल भी करी। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारी मांगों को पूरा करा और जिस कारण यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें पसंद आई। उन्होंने हम पे भरोसा जताया और हमें 3-1 से विजयी बनाया और अध्यक्ष पद पे मेरे को 16,000 प्लस वोटों के मार्जिन से विजयी बनाया। बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि इससे पहले देखिए जो अध्यक्ष पद का रौनक खत्री की अगर हम बात करते हैं NSUI से थे, वो कहा यह जाता है कि काफ़ी ज़्यादा रीलबाजी में रहे और इस चीज़ का डेंट उन्हें पहुंचा। हालांकि हमने देखा कि NSUI ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी बच्चों के सामने रखा कि हमने साल भर में ये काम किए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 1 साल आपने भी पिछले देखे होंगे कि क्या कार्यकाल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कमियां रही हैं और इन कमियों से सीख लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? पिछले साल NSUI ने हवा में बातें करी
स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़े बड़े मुद्दे बोले, पर एक भी मुद्दा पूरा नहीं कर पाई। जो स्टूडेंट जो समस्याओं में थे वो समस्याओं में ही रहे, उनका किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ। फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई, उनकी समस्या दूर करी। इसलिए स्टूडेंट्स ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे भरोसा जताया और हमें 3-1 से विजयी बनाया। और आर्यन जी, देखिए कंट्रोवर्सीज पर भी काफी ज्यादा बात हो गई अब, क्योंकि हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, और जब इस तरह की कोई जीत दर्ज करता है तो उसका अनुभव क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आपसे अब इस मुद्दे पर यही समझना चाहूंगी कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन क्या एक्सपीरियंस किया आपने? जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन जब हर राउंड का बैलेट खुल रहा था, तो मैं खुद हर राउंड में 21 राउंड रहे अब की बार, तो हर राउंड में मैं हज़ार वोट से प्लस था। हर राउंड में 800 हज़ार का मार्जिन था। तो मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि स्टूडेंट्स ने मेरे को इतना प्यार दिया, स्टूडेंट्स ने मेरे पे भरोसा जताया और मेरे को इतना खुले दिल से वोट करा। मतलब एक बड़ा भाई मान के, छोटा भाई मान के मेरे को वोट करा। तो मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि हाँ, कि मैं जो 5 साल का मेरा संघर्ष था, आज वो मेरा संघर्ष पूरा हुआ। अब जिस स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होगी मैं उसके लिए सदा खड़ा रहूँगा और जीवन आभार रहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट्स को इशू फेस करना पड़े तो उसका जल्द से जल्द सल्यूशन हो। जिस दिन आपके नाम का ऐलान होता है और उसके बाद जीत का सफर, कैसा अनुभव रहा? क्या जीत को एक्सेप्ट करने पाने में कितना समय रहा है? आखिर में आपसे मैं ये समझना चाहूँगी। जी, जब टिकट की घोषणाएं हो गई, जब पैनल बन गया, तो मैंने दिन रात एक कर दिया। मेरी टीम ने, मेरे परिवार ने, मेरे सारे भाइयों ने दिन रात एक कर दिया और हमने इतनी मेहनत करी कि हमें ये नहीं पता था कि खाना किस समय खाना है और सुबह कब हो रही है और रात कब हो रही है। हमने पूरा जी जान लगा दिया जिताने के लिए विद्यार्थी परिषद को, और मेरे को भी किसी तरीके का कोई उस तरीके से होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे को ये था कि मेरे को जीतना है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिताना है। तो मेरा यही अनुभव रहा कि मैंने दिल से मेहनत करी, दिल से स्टूडेंट्स के लिए खड़ा रहा, दिल से स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई और आगे भी हमेशा उठाता रहूँगा। बिल्कुल, तो ये है संघर्ष की कहानी और किस तरह से सफर पूरा तय किया है ये हमने आपको आर्यन मान की जुबानी ही सुनाया है। बहुत शुक्रिया आर्यन जी आपका हमारे बीच में आकर हमारे दर्शकों तक अपना अनुभव और अपनी बातें रखने के लिए। तो देखिए, डूसू चुनाव में एबीवीपी ने 3 सीटों पर अपना परचम लहराया और उसके बाद अब क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरह से इन मुद्दों पर ये सभी लोग काम करने वाले हैं, इन सभी तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करके आप सभी के सामने एक निष्कर्ष रखा।